जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा और आज हम एक चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी का, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि कहीं ना कहीं नीट एग्ज़ाम से बहुत इम्पॉर्टेंट है। नीट एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। रिवीजन शुरू करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि इस रिवीजन करने से आपका कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको नहीं आता है देन इस रिवीजन से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देन आप वीडियो अभी छोड़ के चले जाइए। अगर आपने कभी पढ़ा है बढ़िया से, आपको सब कुछ आता है, देन आप इस रिवीजन को सुनिए। ये सिर्फ रिवीजन के लिए वीडियो है, ना कि कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको सब कुछ आता है लेकिन आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं, देन उसके लिए है। अगर आपको सब कुछ आता है, उसके बाद आप कभी बस में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, देन आप वीडियो ऑन कीजिए एंड ऑडियो सुनिए, आंखें बंद करके फील कीजिए कि हाँ ऐसी ये पॉइंट थे, तो जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है और आपको नहीं आता ये चैप्टर, देन इस रिवीजन का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वीडियो देखकर अपना समय ना खराब करें, पढ़ाई करते रहें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के पहले टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया है। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या था? इसमें कहा गया कि हेल्थ जो होता है एक स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड माइंड है, जिसमें हम कुछ बैलेंस करते हैं। क्या बैलेंस करते हैं? बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। इसे क्या कहा गया? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया गया था किसके द्वारा? अर्ली ग्रीक थिंकर्स लाइक हिप्पोक्रेट एंड इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ने ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया था। इसको डिसअप्रूव्ड किया था विलियम हार्वे भाई साहब ने। डिसअप्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विथ ब्लैक बाइल। तो ब्लैक बाइल वाले पर्सन में भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन्होंने दिखाया कि हाँ ब्लैक बाइल वाले पर्सन में भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। इससे इन्होंने डिसअप्रूव किया। एंड विलियम हार्वे भाई साहब ने ब्लड सर्कुलेशन की भी डिस्कवरी की थी। उसके बाद बात करें जो गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस में कहा जाता है, दैट इज पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर्स। प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट था, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो अब बात करते हैं साइंटिफिक फेनोमेना की, जो कि हेल्थ को एक्सप्लेन करता है। देन वो क्या है? हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग अकॉर्डिंग टू WHO। हेल्थ क्या? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होता है। मेंटेन्ड बाय बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन। अचीव कैसे किया जाता है इसको? मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, अवेयरनेस अबाउट डिजीजेज। बेनिफिट क्या है हेल्थ के? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एट वर्क, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इंक्रीज लॉन्गिविटी ऑफ पीपल, रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। डिजीज क्या होता है? ऑन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स आर सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, कैरेक्टराइज्ड बाई सिम्टम्स एंड साइंस। एंड दो टाइप के हो सकते हैं डिजीज, एक इन्फेक्शियस, दूसरे नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो एक दूसरे में बहुत आसानी से फैल जाते हैं, जैसे एड्स हो गया जो कि एक दूसरे से फैल सकता है। एंड नॉन इन्फेक्शियस जैसे कि कैंसर हो गया, जो कि एक दूसरे से फैल नहीं सकता है। तो कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन की अगर हम बात करें, देन सबसे पहले आता है बैक्टीरियल डिजीज, फिर जैसे वायरल डिजीज, प्रोटोजोआन डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज की। तो बैक्टीरियल डिजीज में आता है नंबर 1 टाइफाइड फीवर, फिर आता है निमोनिया, डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनस, ट्यूबरकुलोसिस, वूफिंग कफ, कॉलेरा। इतने तो बैक्टीरियल डिजीज हैं। हमें ज़्यादा डिटेल में नाम सभी के याद रखने हैं। डिटेल में हमें पढ़ना है टाइफाइड फीवर एंड निमोनिया। टाइफाइड फीवर को एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। काजिंग एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी। इंटर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बात नोट करने वाली कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है सैल्मोनेला टाइफी थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। सस्टेन हाई फीवर कितना? 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन एंड स्टमक पेन होता है। हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब भूख ना लगना। इन सीवियर केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है सीवियर केस में, और उससे डेथ भी हो सकती है।
इस टाइफाइड फीवर को डिटेक्ट करने के लिए हम टेस्ट करते हैं बिडाल टेस्ट। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज मैरी मॉलन का निक नेम टाइफाइड मैरी, कैरियर ऑफ टाइफाइड थी। ये खाना बनाती थी, लोगों को खाना खिलाती थी ढाबा टाइप का, लेकिन इसको टाइफाइड था जिससे बहुत सारे लोगों को टाइफाइड हुआ, इसीलिए इसको मैरी मॉलन को निक नेम कर दिया गया टाइफाइड मैरी। एंड बात करते हैं सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज दैट इज निमोनिया। काजिंग एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बाई ड्रॉपलेट आर एरोजल इन्फेक्शन आर यूज ऑफ ग्लास आर अटेंसिल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन का ग्लास यूज कर रहे हो, उसके बर्तन यूज कर रहे हो, या फिर ड्रॉपलेट अथवा एरोजल इन्फेक्शन मतलब कोई आपके आसपास छींकता है देन उससे भी फैल सकता है। इन्फेक्ट क्या करता है एल्वियोलाई ऑफ द लंग। तो ये बात याद रखने वाली, निमोनिया जो है लंग्स के एल्वियोलाई को अफेक्ट करते हैं, जबकि जो आपका जुकाम होता है दैट इज कॉमन कोल्ड तो वो एल्वियोलाई को अफेक्ट नहीं करता है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही अफेक्ट करता है। बात करें निमोनिया की तो यहाँ पे इन्फेक्ट एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, फीवर विथ चिल्स के साथ फीवर आएगा, कफ एंड हेडेक, फीवर विथ चिल्स कफ एंड हेडेक मतलब ठंडी लगेगी, बुखार होगा, ठंडी लगेगी, कफ होगा, हेडेक होगा। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड नेल्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। निमोनिया के सीवियर केसेस में क्या होता है, नेल्स एंड लिप्स क्या हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ग्रे से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। कुछ और बैक्टीरियल डिजीज जो है दैट इज डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनस, ट्यूबरकुलोसिस, वूफिंग कफ, कॉलेरा। कॉलेरा काजिंग एजेंट विब्रियो कॉलेरी होता है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड टिटनस काजिंग एजेंट क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। डिप्थीरिया का होता है कार्निबैक्टीरियम डिप्थरी, और डायसेंट्री भी बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरियल डिजीज के नाम आपको याद रखने हैं। सेकेंड पॉइंट पे आता है दैट इज वायरल डिजीज। वायरल डिजीज की अगर हम बात करें सबसे पहले कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया, डेंगू फीवर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है यानी कि ब्रेक बोन फीवर, एंड हेपेटाइटिस बी की बात करेंगे। सबसे पहले कॉमन कोल्ड की बात करें देन पैथोजन क्या है कॉमन कोल्ड का, दैट इज राइनो वायरस। ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं राइनो वायरस। सिम्टम एंड पैथोजेनिसिटी की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट। कॉमन कोल्ड क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, ट्रांसमिट थ्रू ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ, स्नीज एटसेट्रा। इन्फेक्ट नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है लेकिन लंग्स को अफेक्ट नहीं करता। लंग्स को कौन अफेक्ट करता है, दैट इज निमोनिया। इन्फेक्ट नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, बात सही है। नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉरसनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस। क्या होता है, नेजल कंजेशन होगा, डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रोट मतलब कि गले में खराश, हॉरसनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, एंड यूजुअली 3 से 7 दिन तक ये सिम्टम चल रहा है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। सेकेंड वायरल डिजीज चिकनगुनिया, काजिंग एजेंट चिकनगुनिया वायरस जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। वेक्टर क्या है चिकनगुनिया का, एडीज एजिप्टी मॉस्कीटो। क्या एडीज एजिप्टी मॉस्कीटो। सम वायरल इसमें सिम्टम पैथोजेनिसिटी की बात करें देन फीवर होता है, जॉइंट पेन एंड लिम्फो एडिनोपैथी। क्या होता है, लिम्फो एडिनोपैथी। क्या होगा यहाँ पर, फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा, लिम्फो एडिनोपैथी हो जाता है। लिम्फो एडिनोपैथी का मतलब है कि लिम्फ नोड्स का स्वेलिंग हो जाना, इसे लिम्फो एडिनोपैथी कहते हैं। तीसरे वायरल डिजीज की बात करते हैं दैट इज डेंगू फीवर अथवा इसको हड्डी तोड़ बुखार यानी कि ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। पैथोजन इसका है फ्लैबी अर्बो वायरस। वेक्टर है एडीज एजिप्टी। इसका भी वेक्टर कौन होता है, एडीज एजिप्टी मॉस्कीटो होता है। सिम्टम क्या है इसके, फीवर, सीवियर फ्रंटल हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ एंड गम्स यानी कि दांत से भी खून निकलता है। 4 नंबर वायरल डिजीज की बात करें दैट इज हेपेटाइटिस बी, HBV यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस। डबल स्टैंडर्ड DNA होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। सीवियर लिवर डैमेज कराता है जैसे जॉन्डिस हो जाएगा, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन रिलीज होंगे जैसे जॉन्डिस हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन इसके लिए बनाई जा चुकी है हेपेटाइटिस बी के लिए।
ट्रांसमिट थ्रू पेरेंटल एंड सेक्सुअल रूट, ये पेरेंटल एंड सेक्सुअल रूट दोनों के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो प्लेसेंटा को भी क्रॉस करके चाइल्ड में पहुंच सकता है। अदर वायरल डिजीज जो है, जो नॉर्मल और वायरल डिजीजेज हैं, दैट इज वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्प्स, रेबीज, स्वाइन फ्लू, कोविड-19, सार्स का मतलब SARS, सार्स का मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो अभी कभी आपको टेबल में ये सब सारे नाम देके मैचिंग करवा लेता है, देन क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है। तो आपको कौन सी डिजीज वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है, ये याद होनी चाहिए। सो बात करते हैं तीसरा नंबर प्रोटोजोआन डिजीज की। प्रोटोजोआन डिजीज कौन है? मलेरिया। मलेरिया की बात करें देन पैथोजन क्या है इसका? प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल कंप्लीट इन 2 होस्ट। प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। पहला होस्ट होता है ह्यूमन, दूसरा फीमेल मॉस्किटो। कौन से? एनाफिलीज। अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम कौन कौन से, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपारुम। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपारुम जो है वो क्या काज करता है? मैलिग्नेंट मलेरिया, मतलब सबसे डेंजरस वाला मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपारुम ही करवाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि ये प्रोटोजोआन डिजीज फैलती कैसे? फीमेल थ्रू फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी, उसके बाद एक हेल्दी पर्सन को काटेगी और डिजीज ट्रांसफर करवा देगी, यानी कि प्रोटोजोआ ट्रांसफर करवा देगी एंड प्रोटोजोआ डिजीज करवाएंगे। एक साइकिल आपने देखा होगा, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो कि मॉस्किटो के काटने से लेके उसके सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब कुछ इंक्लूड करके एनसीईआरटी में दी गई है। तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट की बात कर लें, जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है इसमें? हीमोजॉइन। टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है? हीमोजॉइन, जो कि फीवर करवाता है। ठीक है। सो अगर इस साइकिल की बात करें तो सबसे पहला स्टेप है जब कोई मॉस्किटो, जो कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है जो कि इन्फेक्टेड है, यानी कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, जब वो किसी, मान लो आपको काट लेती है, क्या होता है, मान लो आपको काट लेती है, देन उसके पैरासाइट जो एक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज है, पैरासाइट क्या है? स्पोरोजॉइट। याद रखना है, स्पोरोजॉइट पूछा जाता है। उसका एक्टिव या फिर इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? स्पोरोजॉइट। रीच द लीवर थ्रू ब्लड, वो लीवर में पहुंच जाता है आपके ब्लड से होते हुए। अब क्या होगा? द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, क्या कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? लीवर में एसेक्सुअली इन लिवर सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ब्रस्टिंग द सेल को तोड़ेगा एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, और ब्लड में रिलीज करता जाएगा। अब धीरे धीरे जब इसका नंबर बढ़ जाएगा प्लाज्मोडियम का, देन पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल। अब ये पैरासाइट रेड ब्लड सेल में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी कि अब तक लिवर सेल को तोड़ रहे थे, अब रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी को तोड़ेंगे। ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल आरबीसी एंड काजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम, और फीवर और अदर सिम्टम के साइकिल चलने लगेगी। मतलब कि 3 दिन बुखार हुआ, 1 दिन डाउन, फिर बुखार, फिर डाउन, फिर बुखार, फिर डाउन, मतलब कि ऐसे साइकिल चलेगी। रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल, जो पैरासाइट इसमें रिलीज होंगे वो नए आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। एंड इसे आरबीसी के ब्रेकडाउन में एक सब्सटेंस यूज होता है, रिलीज होता है, दैट इज हीमोजॉइन, एंड यही हीमोजॉइन साइकिल्स ऑफ फीवर करवाता है, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है, मैंने इनिशियल में बताया था। अब जब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, देन यहाँ पर क्या बनेंगी? सेक्सुअल स्टेजेस बनेंगी, दैट इज गैमीटोसाइट्स। क्या बनेंगी? गैमीटोसाइट डेवलप इन द रेड ब्लड सेल। सेक्सुअल स्टेजेस बनेंगी, दैट इज गैमीटोसाइट, जो कि रेड ब्लड सेल में डेवलप होंगी। अब ये गैमीटोसाइट मेल एंड फीमेल में डिफ्रेंशिएट होगा। अब कोई मान लो दूसरा एक मॉस्किटो आती है फीमेल एनाफिलीज, जिसको, जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, वो दोबारा से आपको काटती है, इन्फेक्टेड नहीं है, तो आपके ब्लड से जो गैमीटोसाइट्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? मॉस्किटो के गट में चले जाएंगे। किसके थ्रू? ब्लड मील के थ्रू मॉस्किटो अपने अंदर ले लेगी। अब मॉस्किटो के अंदर क्या होगा? उसके जो गैमीटोसाइट्स थे मेल एंड फीमेल, वहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। मॉस्किटोज गट में फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होगा। अब जब ये मेच्योर होंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब उनका डेवलपमेंट होगा, अब मेच्योर हो जाएंगे, देन मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जो उनके स्टमक में थे, मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज दैट इज स्पोरोजॉइट, एस्केप फ्रॉम गट को एस्केप करेंगे
एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, और मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाके पहुंच जाएंगे। अब जब मॉस्किटो आप ठीक हो गए थे उसके बाद अब वही जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो थी आपको फिर से काट लिया, देन वही स्पोरोजाइट आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड से लिवर में जाएगा, लिवर से आरबीसी को ब्रेक डाउन करेगा एंड फीवर चिल्स, ये साइकिल फिर से रिपीट होने लगेगी। तो ये पूरा का पूरा रहा साइकिल, दैट इज प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का जो साइकिल कैसे चलता है, मॉस्किटो एनोफ्लिज कैसे काटती है। ये इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, सो आपको एक बार याद कर लेना है। अब दूसरे प्रोटोजोआ डिजीज की बात करते हैं, दैट इज अमीबिक डिसेंट्री। क्या है? अमीबिक डिसेंट्री, जिसे अमीबियासिस भी कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना करें, एक होता है सिंपल डिसेंट्री जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन अमीबिक डिसेंट्री जिसे क्या कहा जाता है? अमीबियासिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीबियासिस कहा जाता है। एक प्रोटोजोआन डिजीज है, काजिंग एजेंट है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंड इसके सिम्टम एंड पैथोजेनिसिटी की जिस चर्चा करें, देन ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या है? पैरासाइट इन लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। आपको याद होगा टाइफाइड में जो काजिंग एजेंट था सैल्मोनेला टाइफी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता था। यहाँ पे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका लार्ज इंटेस्टाइन का जो है पैरासाइट है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन करके क्वेश्चन बन सकता है। कंस्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, क्या आते हैं सिम्टम्स में? कंस्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स। स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। एंड हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर, यहाँ पे क्या हाउस फ्लाई काम कर रही है? जो मैकेनिकल कैरियर। स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड ये फैलता कैसे है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड इसको फूड को कंटामिनेट करती हैं यही मैकेनिकल कैरियर, दैट इज हाउस फ्लाइज। तो अब बात करते हैं हेलमिंथिक डिजीज की। तो हेलमिंथिक डिजीज में जैसे कि एस्कैरियासिस, एलिफेंटियासिस, ये दो डिजीजेस आती हैं। एस्कैरियासिस की बात करें, देन पैथोजन है इसका एस्कैरिस कॉमन राउंड वर्म। एस्कैरिस क्या है? कॉमन राउंड वर्म। सिम्टम एंड पैथोजेनिसिटी की बात करें, देन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटरनल ब्लीडिंग करवाता है, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। एस्कैरिस क्या करवाता है? ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज भी करवा सकता है। Eggs of the parasite excreted along with the feces of the infected person which contaminate soil, water and plants, जो कि soil, water and plants को contaminate कर देते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड हेलमिंथिक डिजीज, दैट इज एलिफेंटियासिस। इसे क्या कहा जाता है? इसे फाइलेरियासिस भी कहा जाता है। एलिफेंटियासिस को फाइलेरियासिस भी कहा जाता है। काजिंग एजेंट उचेरिया, डब्ल्यू बैंक्रॉफ्टाई एंड डब्ल्यू मेलाई, फाइलेरियल वर्म है। उचरेरिया, डब्ल्यू बैंक्रॉफ्टाई एंड डब्ल्यू मेलाई, ये क्या है? फाइलेरियल वर्म है जो कि एलिफेंटियासिस यानी कि फाइलेरियासिस करवाते हैं। सिम्टम एंड पैथोजेनिसिटी की बात करें, देन स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या है? स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन मतलब धीरे धीरे डेवलप होने वाला भयानक इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, उन ऑर्गन्स का जिसमें वो रहते हैं फॉर मैनी ईयर्स। यूजुअली किसको अफेक्ट करता है? लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्स। क्या? लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्स। जेनेटल ऑर्गन्स आर आल्सो अफेक्टेड, इसमें क्या होता है? जेनेटल ऑर्गन भी अफेक्टेड होते हैं, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, एंड उसमें बहुत बड़ी डिफॉर्मिटी हो जाती है। ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। हेल्दी पर्सन में पहुंच सकता है थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। कौन होता है इसको पहुंचाने वाला? फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। चलो अब बात करते हैं फंगल डिजीजेस की। फंगल डिजीज में आता है जैसे रिंगवर्म, जो कि पैथोजन क्या है? माइक्रोस्पोरन, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ट्रिक क्या है? मेट, जब भी मेट विथ हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट, तो बेसिकली हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं फंगस। एंड मेट से एम फॉर माइक्रोस्पोरन, ए फॉर एपिडर्मोफाइटन एंड द टी फॉर ट्राइकोफाइटन। अगर आपको इसमें की जो ट्रिक्स हैं, जो आपको निमोनिक्स बता रहा हूँ, अगर वो अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद बात करें सिम्टम एंड पैथोजेनिसिटी की। रिंगवर्म में फंगल डिजीज है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है। क्या है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशंस ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। दीज लेशंस आर accompanied by intense itching, generally acquired from soil or by using towels, cloths or even the combs of the infected individual. Heat and moisture help these fungi to grow, which make them thrive
skin folds which make them thrive in skin folds such as those in the groin or between the toes. सो अब बात करेंगे डिजीज़, तो यहाँ पे ख़त्म हो गई. एग्जाम्पल, सिम्टम एंड काजिंग एजेंट आपको याद रखना है. उसके बाद बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ की. तो प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आपको पब्लिक हाइजीन हो, पर्सनल हाइजीन हो, कंट्रोल ऑफ डिजीज़ काजिंग एजेंट कर लो. पर्सनल हाइजीन जैसे कि कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल एक्सेट्रा, कीपिंग योर बॉडी क्लीन. पब्लिक हाइजीन में क्या कर सकते हैं? पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, पूल्स एंड सेसपूल्स. इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न अगर डिजीज है देन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी अवॉइडेड. अगर एयरबॉर्न डिजीज है देन क्लोज कॉन्टैक्ट में आना इन्फेक्टेड पर्सन के साथ उसको अवॉइड कर सकते हैं आप. उसके बाद कंट्रोल ऑफ डिजीज काजिंग एजेंट. डिजीज काजिंग एजेंट का कंट्रोल कर लीजिए, जैसे कि कंट्रोल और एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस. मतलब कि पहुंचाने वाले को ही ख़त्म कर दो देन डिजीज काजिंग एजेंट तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएगा, देन डिजीज नहीं होगी. फिश लाइक गम्बूसी आर यूज्ड इन पॉन्ड्स दैट फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा, जो कि मलेरिया को कम करने में हेल्पफुल हो सकती हैं. उसके बाद बात करें यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैव इनेबल्ड अस टू कम्प्लीटली एरेडिकेट अ डीडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स एक डीडली डिजीज थी, मतलब कि सब जिसको हो गया वो मरता ही था, लेकिन वैक्सीन जब बन गई इसके अगेंस्ट देन क्या हुआ, हमने पूरा कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया स्मॉल पॉक्स को, क्योंकि वैक्सीन बन गई. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज तो हो गया. अब बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में. इम्यूनिटी क्या है? इट इज ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. तुम्हारी अपनी क्षमता डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए उसे क्या कहा जाता है? इम्यूनिटी कहा जाता है. दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी जन्म से प्रेजेंट है, नॉन स्पेसिफिक है, मेमोरी इसमें एब्सेंट होती है, यानी मेमोरी बेस्ड नहीं होती है. वहीं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब कि हर स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है. ये मतलब कि डेवलप होती है आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद एक्वायर की जाती है, इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एंड मेमोरीज में प्रेजेंट होती है, मतलब एक बार जो पैथन आ गया, उस पैथोजन इन्फेक्ट कर दिया आपको, उसकी मेमोरी इसके अंदर सेव हो जाएगी, यानी कि दोबारा जब वही सेम पैथोजन अटैक करेगा ये पहचान लेगा और बहुत मारेगा उसे. इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप्स की बात करें जैसे फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं. फिजिकल बैरियर क्या है? स्किन एंड द म्यूकोसा. स्किन मेन बैरियर व्हिच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. म्यूकोसा हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट. एंड द माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइटिस लगभग 50% जो है उसमें पाया जाता है इन द बॉडी. फिजियोलॉजिकल बैरियर की अगर हम बात करें, फिजिकल बैरियर होगा फिजियोलॉजिकल बैरियर एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइज. फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइज, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ. सेलुलर बैरियर जैसे कि न्यूट्रोफिल, जिसे पॉलीमार्फो न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियर सेल कहा जाता है, PMNL, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल. नेचुरल किलर सेल को छोड़ के ये जो तीनों हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, ये क्या है? फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी दिखाते हैं, यानी कि इन्फेक्शियस एजेंट को फैगोसाइट कर मतलब खा लेते हैं. और नेचुरल किलर सेल फैगोसाइटोसिस नहीं करता है, ये दूसरे मेथड से किल करता है पैथोजन को. साइटोकाइन बैरियर एग्जांपल इंटरफेरॉन क्या करता है? सीक्रेटेड फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल. सीक्रेट होता है किससे? वायरस इन्फेक्टेड सेल से. एंड प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन. और नॉन इन्फेक्टेड सेल को बताता है कि भाई अपना इम्यून सिस्टम तैयार रखो, और जिससे क्या होता है फर्दर वायरल इन्फेक्शन नहीं हो पाता है. इतना तो खत्म हुआ. अब आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो वीडियो थोड़ी सी इसमें लंबी होगी, तो आप 10-5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर वीडियो प्ले कीजिए. आई होप कि आप सभी ने ब्रेक ले लिया होगा और रिवीजन के लिए आप फिर से रेडी होंगे. तो अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी की. एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इनकाउंटर विद पैथोजन. कोई पैथोजन है,
पहली बार उसका और आपका आमना सामना हुआ, मतलब पहली बार वो आपकी बॉडी में इंटर हुआ, जनरेट करता है क्या, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस लो इंटेंसिटी का होता है एंड मेमोरी जनरेट हो जाती है कि हाँ पहला बार जो फर्स्ट इनकाउंटर में पैथोजन आया था वो ऐसा ऐसा है, मेमोरी जनरेट कर ली जाती है। उसके बाद जब सब्सिक्वेंट इनकाउंटर होता है विद सेम पैथोजन, वही पैथोजन जब दोबारा से तुम्हारे बॉडी में इंटर करता है किसी और दिन, किसी और महीने में, किसी और साल में, मतलब कभी भी दोबारा जब तुम्हारी बॉडी में इंटर करेगा तो जनरेट होगा क्या, जनरेट होगा सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस जनरेट होगा एंड इसे एनामिनेस्टिक रिस्पांस कहते हैं। हाई इंटेंसिटी का होता है एंड मेमोरी बेस्ड होता है। क्यों मेमोरी बेस्ड होता है, क्योंकि इसके पास पहले तो तुम्हारे पास पहले से ही मेमोरी थी कि हाँ यही है और ये पैथोजन है। और ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये कैरीड आउट होते हैं विथ टू स्पेशल लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले बी लिम्फोसाइट की बात करें तो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस आर्मी ऑफ प्रोटीन इनटू आवर ब्लड कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं एंड बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं। इनकी वजह से जो इम्यूनिटी आती है उसे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या फिर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस कहा जाता है। क्या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस या फिर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, इसीलिए उसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस भी कहा जाता है। बात करते हैं दूसरे लिम्फोसाइट दैट इज टी लिम्फोसाइट की। देन ये डायरेक्टली एंटीबॉडी तो नहीं बनवाता बट स्टिमुलेट करता है बी लिम्फोसाइट को कि तू भाई एंटीबॉडी बना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो टी लिम्फोसाइट फॉर्म सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। एक टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस जनरेट करवाता है जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि किसी दूसरे का ऑर्गन आपने अपने शरीर में लगाया है और अगर टिश्यू मैचिंग ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं हुई देन ग्राफ्ट रिजेक्शन का कारण क्या होता है, टी लिम्फोसाइट। अब बात करते हैं सबसे पहले एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, तो मेड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये 4 प्रोटीन यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती हैं। रिप्रेजेंटेड एज H2L2 यानी कि हैवी टू लाइट टू, यानी कि 2 चेन हैवी होती हैं एंड 2 चेन हल्की होती है, उन्हें लाइट चेन कहा जाता है, हैवी टू एंड लाइट टू H2L2। उसके बाद बात करें देन 2 स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन एंड 2 लॉन्गर हैवी चेन, ये तो हमने बता दिया। टाइप्स की बात करें देन IgG, IgM, IgE, IgG, IgD एंड IgA 5 टाइप की होती हैं। क्या क्या, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। सो यहाँ पे 5 टाइप की एंटीबॉडीज देखने को मिलती हैं। और हैवी चेन एंड लाइट चेन जुड़ी होती है डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू। और जो दो हैवी चेन है उन दोनों के बीच 2 डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। एक लाइट चेन के बीच 1 डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। और इसका डायग्राम जो एंटीबॉडी का आप एनसीईआरटी में से एक बार जरूर देख लें, उसको याद कर लें। इसमें 2 साइट होती है, एक एन टर्मिनल होता है, सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में वो जगह जहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है उसे एन साइट करते हैं। एंड सी टर्मिनल होता है जहाँ पे जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा से, यानी कि प्लाज्मा से वो कनेक्टेड रहता है हमारा एंटीबॉडी प्लाज्मा के सरफेस पे, सो सी टर्मिनल वहाँ से कनेक्ट रहता है। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, किसका बना हुआ है, लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। तो इम्यून सिस्टम में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। कौन कौन, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो की बात करें तो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है, साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट। एंड इमेच्योर लिम्फोसाइट जो है मेच्योर होती है, डिफरेंशिएट होती है थाइमस में टू मेच्योर लिम्फोसाइट। अब ये जो मेच्योर लिम्फोसाइट हैं ये माइग्रेट करके कहाँ जाएंगी, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जाएंगी। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होगा, यहाँ पे जाके ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी एंड खुद क्या करेंगी, प्रोलिफरेट होंगी इफेक्टर सेल बनने के लिए। एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सिल हो गया, पेयर्स पैचेस, अपेंडिक्स एंड माल्ट दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू।
एंड ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते क्या हैं? दिस इज द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। जो लिम्फोसाइट है वो एंटीजन अपने स्पेसिफिक एंटीजन के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। दिस इज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ये सारे प्रोसेस होता है। विच प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। जो ये हमारे मेच्योर लिम्फोसाइट होंगे प्रोलिफरेट होकर इफेक्टर सेल बन जाते हैं कि हाँ अगली बार जब एंटीजन को देखेंगे तुरंत उसका सफाया कर देंगे। अब हम देख लेते हैं एक एक लिम्फॉइड ऑर्गन और उसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन दैट इज बोन मैरो क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, मैच्योरेशन करवाता है सिर्फ बी लिम्फोसाइट का, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन बोन मैरो में नहीं होता है। थाइमस की बात करें, लोब्ड ऑर्गन है, लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विथ एज एंड बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज अटेन्ड इट रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज। थाइमस होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है काफ़ी बड़े साइज का होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी साइज छोटी होती रहती है एंड जैसे जैसे एज बढ़ती है बहुत छोटा हो जाता है। एंड मैच्योरेशन करवाता है टी लिम्फोसाइट का। फंक्शन क्या है थाइमस का? मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। स्प्लीन की बात करें देन लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। स्प्लीन क्या है? लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन कंटेन्स लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट। स्प्लीन में क्या क्या होते हैं? लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट। एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड। स्प्लीन कैसे काम करता है? एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड बाई ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाई ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ब्लड का फिल्टर की तरह काम करती है। क्या करती है? ट्रैप कर लेती है ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद बात करते हैं लिम्फ नोड की। लिम्फ नोड क्या है? स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर। स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग लिम्फेटिक सिस्टम में अलग अलग पॉइंट पे स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें लिम्फ नोड कहा जाता है। सर्व टू ट्रैप माइक्रोब्स और एंटीजन प्रेजेंट इन द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। क्या काम करते हैं? जो टिश्यू फ्लूइड अथवा लिम्फ में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है या एंटीजन प्रेजेंट है उनको पकड़ने का, ट्रैप करने का काम करते हैं लिम्फ नोड। माल्ट दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू की बात करें, लोकेटेड विद इन लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट्स। माल्ट की बात करें कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स, दैट इज रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, यूरिनोजेनाइटल हो गया। कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जितने भी लिम्फोइड टिश्यू है उनका 50% बनाता है कौन? माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कि 50% वाली बात प्रीवियस ईयर में और आपके टेस्ट में जो कहीं भी टेस्ट देते हैं बहुत बार ये पूछा जाता है। और एक बात और पूछी जाती है, दैट इज बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के लिए थाइमस एंड बोन मैरो दोनों के दोनों माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो फर्दर अब बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की। तो सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर लें। देन एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। होस्ट के इम्यून सिस्टम से एक्टिवली जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। एंड इंड्यूस बाय इन्फेक्शन आर बाय कॉन्टैक्ट विथ इम्यूनोजन, एग्जाम्पल वैक्सीन। ये इन्फेक्शन की वजह से इंड्यूस हो सकता है अथवा किसकी वजह से? कॉन्टैक्ट विथ इम्यूनोजन, एग्जाम्पल वैक्सीन। यानी इम्यूनोजन अथवा जिसे वैक्सीन कहते हैं उनके टर्म आप कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, देन एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है एंड टाइम लेती है, टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। उसके बाद हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। देन पैसिव इम्यूनिटी क्या है? रिसीव्ड पैसिवली बाय द होस्ट एंड द होस्ट इम्यून सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट। पैसिव इम्यूनिटी में जो होता है कि रिसीव्ड किया जाता है, पैसिव इम्यूनिटी रिसीव पैसिवली बाय द होस्ट एंड द होस्ट इम्यून सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट। कन्फर्म्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज। कैसे काम किया करता है? बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज, एग्जाम्पल कोलोस्ट्रम, एल्विस फ्लूइड secreted by mother has abundant IgA एंटीबॉडी। क्या होता है? IgA, IgG नहीं होता है, IgG प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस होता है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है, टेस्ट में कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन करवाते हैं।
उसके बाद हम बताएं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा। तो एंटीबॉडीज गिवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट्स अगेंस्ट स्नेक वेनम। स्नेक बाइट में यानी कि स्नेक वेनम के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी देते हैं वो कैसी होती है, वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट हम बॉडी में एंटीबॉडीज दे देंगे ताकि जो भी एंटीजन है जल्दी से जल्दी उनके साथ रिएक्शन करके उनका सफाया किया जा सके। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की। देन किस पर बेस्ड होता है ये वैक्सीनेशन एंड फिर इम्यूनाइजेशन? देन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। सबसे पहले क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन अथवा इनएक्टिवेटेड या फिर वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन अथवा इनएक्टिवेटेड या फिर वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। एंटीबॉडीज आर जनरेटेड इन बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन। अब बॉडी में इन एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट होंगी। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पैथोजेनिक एजेंट, जो पैथोजेनिक एजेंट है उनका न्यूट्रलाइजेशन कर दिया जाएगा। जनरेशन ऑफ मेमोरी बी एंड टी सेल्स, यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी बी एंड टी सेल का जनरेशन होगा। ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, अगर सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होने के बाद मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, अगर मतलब कि जब दोबारा से सेम एक्सपोजर होगा सेम पैथोजन का, देन मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी होगा, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को पहले से पता रहेगा कि यही खतरा करने वाला पैथोजन है। अब बात करते हैं एलर्जीज की। एलर्जी क्या होती है, एग्जैजरेटेड रिस्पांस, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ रिस्पांस ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। सबसे पहले एलर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कौन है, उन्हें एलर्जन कहा जाता है, जैसे माइट्स इन डस्ट, पॉलेंस, एनिमल डेंडर। उसके बाद बात करें देन एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन सी टाइप की होती है हमारे बॉडी में जब एलर्जी होती है, आईजीई एंटीबॉडी। कौन सी, आईजीई एंटीबॉडी। सिम्टम की बात करें, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज। क्या क्या, स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी है, ये टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। एंड देन एलर्जी के सिम्टम कौन कौन से हैं, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। Allergy is due to release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cell. Diagnosed किसके द्वारा किया गया, diagnosed by exposing or injecting patient with a very small dose of possible allergens and studying the reaction. ट्रीटमेंट कैसा है, ड्रग लाइक एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम। ये जो ड्रग्स हैं कौन कौन सी, एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। एलर्जी का सिम्टम बहुत जल्दी से ही रिड्यूस करवा देता है। अब बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी की। तो हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। और जब हमारी बॉडी जो है अपने सेल्स को यानी कि सेल्फ सेल्स को अटैक करने लगती है ड्यू टू जेनेटिक अथवा अंडर अननोन रीजन की वजह से, इसे ही क्या कहा जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एड्स, जिसे का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, हमारे जीवन में एक्वायर किया जाता है, पहले से नहीं होता, यानी कि एक कंजेनाइटल डिजीज नहीं है, हमारे लाइफ टाइम में एक्वायर्ड किया जाता है। और इसके नाम में ही एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, यानी कि एक्वायर किया जाता है, जन्मजात नहीं होता है। फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड हैड किल मोर देन 25 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। पहली बार रिपोर्ट किया गया एड्स, दैट इज 1981। कब, 1981। एंड इसने पूरे संसार में लगभग 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान ली है। अब बात करते हैं इसमें हम बात करेंगे पैथोजन क्या है, एड्स का हिब, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो कि मेंबर है किसका, रेट्रो वायरस का एक मेंबर है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैल सकता है एड्स एक से दूसरे व्यक्ति में, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा भी जा सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या यूज़ किया जाता है एड्स के लिए, तो किया जाता है एलाइजा, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा यूज किया जाता है फॉर द टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स।
अब बात करते हैं एड्स के सिम्टम क्या होते हैं। देन अर्ली सिम्टम्स लाइक बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस होता है। सेकंड, उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, क्योंकि एड्स में हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर बहुत कम हो जाता है। द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोज ड्यू टू बैक्टीरिया स्पेशली माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई एंड इवन पैरासाइट लाइक टोक्सोप्लाज्मा। तो एड्स में क्या होता है, चूंकि हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर बहुत कम हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसे इन्फेक्शन जो कि नॉर्मल पर्सन के लिए कुछ नहीं है, आसानी से ठीक हो जाते हैं और वो भी यहाँ पे घातक साबित हो जाते हैं। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे माइकोबैक्टीरियम की वजह से, एंड वायरसेस भी कर देते हैं, फंजाई एंड इवन पैरासाइट लाइक टोक्सोप्लाज्मा भी इन्फेक्शन कर देते हैं एड्स के केस में, ड्यू टू वीकनेस ऑफ इम्यूनिटी ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी हेल्पर लिम्फोसाइट। अब बात कर लेते हैं एड्स के ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, पार्शियली इफेक्टिव विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग। चूंकि ये रिट्रोवायरस काज कराता है, इसीलिए एंटी रिट्रोवायरल ड्रग यूज करेंगे, जो कि पार्शियली इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। प्रिवेंशन की बात करें, देन यूज ऑफ डिस्पोजल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो क्या कर सकते हैं हम, यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स, हम क्या यूज करें, डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। मेकिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम ही, ब्लड बैंक को सेफ रखो। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूजेज एंड अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर। आपने एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखा होगा कि जो रिट्रोवायरस होता है, दैट इज हिब वायरस होता है, और वो कैसे मतलब कि इन्फेक्ट करता है ह्यूमन सेल को, ह्यूमन को। सबसे पहले एंट्री ऑफ हिब इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन, सबसे पहले हिब क्या करता है, पर्सन के बॉडी में घुसेगा, अंदर जाएगा। देन वायरस इंटर इनटू मैक्रोफेज, कहाँ इंटर करता है वायरस, मैक्रोफेज में। और आरएनए जीनोम ऑफ वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए, वायरल आरएनए जो है वायरल डीएनए में कन्वर्ट होता है। एंड यहाँ पे जो प्रोसेस चलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन वायरल डीएनए बन गया बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सी एंजाइम यूज करेगा यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट भी इनटू होस्ट डीएनए, अब जो वायरल डीएनए बन गया ये इनकॉर्पोरेट होगा, यानी कि जुड़ जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा, होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। देन वायरल डीएनए डिटेक्ट द डायरेक्ट करेगा, वायरल डीएनए अब जुड़ गया। देन जैसे हमारे बॉडी का एक पार्ट हो, तो इस तरह से वो डायरेक्ट करेगा इन्फेक्टेड सेल को टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल। एंड वायरस पार्टिकल बनाने का मतलब है कि अपना जो डीएनए सीक्वेंस है उसका रेप्लिकेशन करवाएगा, प्रोटीन बनेगा, उससे वायरस पार्टिकल बनेंगे। प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब जो यहाँ से प्रोजेनी वायरस बनेंगे वो उनको ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा, एंड वो दूसरे शरीर में हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे अटैक करेंगे, एंड जिससे हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर एक्सट्रीमली लो लेवल पे चला जाता है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जो इन्फेक्टेड सेल होता है, हिब से जो इन्फेक्टेड सेल है वो सरवाइव करता रहता है, कर सकता है कब तक, जब तक कि उसमें से वायरस जो पार्टिकल जो है रेप्लिकेट होकर रिलीज किए जा रहे हैं, तब तक वो सरवाइव करता रहता है। अब कैंसर की अगर हम बात करें, कौन सी डिजीज, कैंसर की, तो मोस्ट ड्रीडेड डिजीज कहा गया है एंड मेजर काज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा मौत अगर कहीं हुई है, किसी वजह से हुई है, दैट इज कैंसर, एंड इसीलिए मोस्ट ड्रीडेड डिजीज कहा जाता है इसको, एंड मेजर काज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहले बात करें कि कुछ डिफ्रेंसिएशन में, एक नॉर्मल सेल में क्या होता है एंड कैंसर सेल में क्या होता है। सेल ग्रोथ डिफ्रेंसिएशन की बात करें, देन नॉर्मल सेल में जो सेल ग्रोथ होता है, सेल डिफ्रेंसिएशन होता है, हाईली कंट्रोल्ड होता है एंड रेगुलेटेड होता है, और कैंसर सेल में ये अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड हो जाता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, किसमें, नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जैसे ही कोई नॉर्मल सेल ग्रो कर रहा होगा, जैसे ही आसपास के दूसरे सेल से वो कांटेक्ट करेगा, यानी कि जुड़ेगा, टच होगा, देन तुरंत ही उसका ग्रोथ इनहिबिट कर दिया जाएगा।
लेकिन कैंसर सेल में क्या होगा, जैसे उसमें टच करो कोई दिक्कत नहीं, वो ग्रो करता जाएगा, यानी कि दूसरे सेल में पेनिट्रेट करके भी चला जाता है, यानी कि एक मास सा बन जाता है, दैट इज ट्यूमर। अब बात करते हैं ट्यूमर की, तो ये दो टाइप के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर की बात करें, कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। बिनाइन ट्यूमर अपने ओरिजिनल लोकेशन पर ही रहते हैं। डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के अदर पार्ट में ये स्प्रेड नहीं होते हैं। काज लिटिल डैमेज, बहुत कम डैमेज करवाते हैं। वहीं मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें, देन क्या है ये, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स। Cells grow rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissues. Starve normal cell by competing for vital nutrient. Normal cell को starve यानी कि भूखा रख के मार देती हैं by competing for vital nutrient, मतलब सारा न्यूट्रिएंट अपने पास ले लेती हैं एंड नॉर्मल सेल भूखे भूखे मर जाती है। उसके बाद बात करें, ट्यूमर सेल कैन रीच टू डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड एंड कैन स्टार्ट न्यू ट्यूमर, एंड इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटास्टेसिस। मोस्ट फीयर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। यहाँ से एक टर्मिनोलॉजी बहुत मतलब कि कॉमन कंफ्यूजन में आता है, मेटास्टेसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस क्या है, मेटामेरिज्म क्या है। तो मेटास्टेसिस क्या है, ट्यूमर सेल का स्प्रेड होना, ब्लड के थ्रू अदर बॉडी पार्ट में जाना, मेटास्टेसिस। मेटामॉर्फिज्म होता है लार्वा का एडल्ट में डेवलपमेंट, मेटामॉर्फिज्म। और एक होता है दैट इज, और मेटामेरिज्म की बात करें, जो एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, कार्डेटा में जो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है, इसी प्रोसेस को मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। सो यहाँ पे मेटा वाले कुछ शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं, आप इनको एक जगह लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं काज ऑफ कैंसर। कैंसर होता क्या है, इसके मतलब कि होता कैसे है, इसके रीजन्स क्या हैं, कॉज क्या है। सबसे पहले प्रोटो ऑन्कोजीन्स अथवा सेलुलर ऑन्कोजीन, जिन्हें सी ऑन्क भी कहा जाता है, जो कि नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे जीन होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन या फिर सेलुलर ऑन्कोजीन। ये एक्टिवेट हो जाते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। ये नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक्टिवेट हो जाते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ये इंड्यूस हो सकते हैं बाय कार्सिनोजन। एंड ये प्रोटो ऑन्कोजीन जो नॉर्मल सेल था, एक एक्टिवेट होकर कन्वर्ट हो जाएगा ऑन्कोजीन्स में, दैट इज कैंसर कॉजिंग जीन्स प्रेजेंट इन कैंसरस अथवा नियोप्लास्टिक सेल। एंड ये जो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कार्सिनोजन की वजह से स्टिमुलेट ज़्यादा होता है, दैट इज फिजिकल कार्सिनोजन हो सकता है, केमिकल कार्सिनोजन हो सकता है, तो बायोलॉजिकल कार्सिनोजन हो सकता है। फिजिकल कार्सिनोजन लाइक एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज। एक्स रेज एंड गामा रेज आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ज़्यादा घातक होती हैं। यूवी रेज थोड़ा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इसलिए लेस घातक है। उसके बाद बात करें केमिकल कार्सिनोजन की, देन केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक, दैट इज मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन क्या है, कैंसर काजिंग वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस। कैंसर काजिंग वायरस होते हैं वो, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑन्कोजेनिक वायरस, विच हैज वायरल ऑन्कोजीन, जिनमें पहले से ही वायरल ऑन्कोजीन होता है। जैसा कि ये चैप्टर बड़ा है तो थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट रिवीजन आपको हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक से हर एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ, सो इसमें मेहनत लगी है। अगर आपको अच्छा लग रहा है सो अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए। अब बात करते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस के बारे में। एनसीईआरटी का पैराग्राफ है और यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैंसर डिटेक्शन के कौन कौन से मेथड हैं, जैसे बायोप्सी है, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट करा सकते हैं, रेडियोग्राफी में एक्स रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंड उसमें से सेफेस्ट कौन है, एंटीबॉडी टेस्ट हो सकता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो सकता है। तो वन बाय वन हम सबकी यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बायोप्सी की। बायोप्सी क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट बायोप्सी। उसकी बात करें तो पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, हमने आपको पता लगा कि हाथ में यहाँ पे जैसे थोड़ा सा ट्यूमर सा दिख रहा है, देन पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन में काटेंगे, इज स्टेन एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, उसको स्टेन करेंगे, एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज परफॉर्म की जाएंगी उस टिश्यू पर, देन कंफर्म किया जाएगा कि हाँ यहाँ पर कैंसर है या नहीं है।
ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट की अगर हम बात करें, देन इंक्रीज्ड सेल काउंट आर ऑब्जर्व्ड एज इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। सो अगर सेल काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया जैसे ल्यूकेमिया में होता है, देन वहाँ पर हम ब्लड कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा नंबर में सेल क्यों बन रहा है। रेडियोग्राफी में एक्सरे यूज कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई। सीटी स्कैन की बात करें दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यहाँ पर भी एक्सरे यूज किया जाता है। एमआरआई दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होती हैं। डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। एंड ये रेडियोग्राफी की बात करें यूज टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। अगर कैंसर किसी अंदर के ऑर्गन में है देन इसको डिटेक्ट करने के लिए रेडियोग्राफी यूज की जाती है। एंटीबॉडी टेस्ट कब करते हैं? एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर यूज टू डिटेक्ट कैंसर। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक antigens are used to detect cancer, and the molecular diagnosis that is genes are detected which shows inherited susceptibility to certain cancer। ऐसे जीन हम डिटेक्ट करते हैं जो दिखाते हैं which shows inherited susceptibility to certain cancer। अब तो ये बात हो गई कि कैंसर का डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? कैंसर की सर्जरी करा सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड एक नया आया दैट इज इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी की बात करें, ट्यूमर, सबसे पहले सर्जरी की बात करें तो वहाँ पे ट्यूमर को काट के निकाल दिया जाएगा। रेडिएशन थेरेपी में ट्यूमर सेल आर इरेडिएटेड लीथली, ट्यूमर सेल को रेडिएशन रखा जाता है लीथली मतलब जान से उसको ख़त्म करने के लिए। कीमोथेरेपी में सेवरल कीमोथेरापेटिक ड्रग्स यूज, लेकिन इनका साइड इफेक्ट होता है लाइक हेयर लॉस होगा, एनीमिया हो सकता है। इम्यूनोथेरेपी की बात करें देन बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरॉन आर यूज्ड। दिस सब्सटेंस एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर। ये सब्सटेंस जो है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं एंड ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system. Tumor cell have been shown to avoid detection and destruction by the immune system. ट्यूमर सेल क्या करती हैं? ये अवॉइड कर पाती हैं, इनका डिटेक्शन नहीं हो पाता है, यानी कि ये अवॉइड करवा लेती हैं, इनका डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है इम्यून सिस्टम के द्वारा। इसीलिए ट्यूमर मतलब ये कैंसर या फिर ट्यूमर सेल आज तक इतने घातक जो है डिजीजेज बने हुए हैं। सो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जब भी आप बैठा करो मेरी वीडियो से ऑडियो से रिवीजन करने के लिए, सो आप एनसीईआरटी बुक जो है खोल के सामने रखा करो, ताकि जो टॉपिक मैं अपना रिवीजन करवाता रहूं उसको आप उसमें जो डायग्राम होते हैं आप उसको अच्छे से देख लें वीडियो पॉज करके, ताकि आपका मतलब एकदम अच्छे वे में रिवीजन हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। तो सबसे पहले ड्रग्स की बात करें, देन हमारे यहाँ मेनली जो ड्रग्स है एनसीईआरटी में दैट इज ओपियाइड, कैनाबिनॉइड एंड कोका एल्केलॉइड। एग्जांपल्स की बात करें, ओपियाइड का एग्जांपल है मॉर्फिन, हीरोइन। कैनाबिनॉइड का एग्जांपल है भांग, चरस, गांजा, मैरिजुआना। कोका एल्केलॉइड का एग्जांपल आप बताएंगे, आपको नहीं याद मैं बताता हूँ, कोकेन। सो अब बात करते हैं कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। ओपियाइड ऑब्टेन किया जाता है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट दैट इज पापावर सोमनिफेरम। ओपियाइड कहाँ से? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पापावर सोमनिफेरम। एंड कैनाबिनॉइड ऑब्टेन किया जाता है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइबा। कैनाबिनॉइड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइबा। एंड कोका एल्केलॉइड कहाँ से? कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका। कहाँ से? एरिथ्रोजाइलम कोका से, दैट इज कोका प्लांट। फीचर की बात करें, ओपियाइड्स के फीचर की बात करें, देन मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। ओपियाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, दैट इज मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। हेरोइन कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक, डाइएसिटाइल मॉर्फिन होता है। हीरोइन क्या है? कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक, जो कि डाइएसिटाइल मॉर्फिन होता है। एंड मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड किया जाता है कहाँ से? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। हीरोइन की अगर हम बात करें, जिसे डाइएसिटाइल मॉर्फिन भी कहते हैं, स्मैक भी कहते हैं। ये कैसा होता है? व्हाइट होता है, कलरलेस होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। व्हाइट कलरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। वहीं अगर कैनाबिनॉइड की बात करें, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? दैट इज फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ कैनबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन।
जो है फ्लावर के टॉप, लीव्स एंड रेजिन ऑफ द कैनबिस प्लांट यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन। क्या बनाने के लिए? कैनाबिनॉइड बनाने के लिए। कोका एल्केलाइड की अगर हम बात करें, कॉमनली कॉल्ड एज कोक अथवा क्रैक। कोका एल्केलाइड को कॉमनली कोक अथवा क्रैक कहा जाता है। एंड नेटिव टू साउथ अमेरिका। कहाँ पर नेटिव है, मतलब कहाँ से पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और अच्छा, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है। तो ट्रिक अगर बताऊं, देन किसी को बताना मत, ठीक है। ट्रिक अगर बताऊं तो साउथ अमेरिका से क्यों? अमेरिका, नशा पत्ती करने वाले लोग कहाँ पे? नशा लोग जहाँ कहाँ कर रहे हैं? अमेरिका में कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका वाले बेचारे दबे हुए हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो नशा कहाँ कर रहे हैं? अमेरिका वाले कर रहे हैं, एडवांस लेवल पे, ड्रग्स लेवल पे। सो नेटिव टू साउथ अमेरिका कोका एल्केलॉइड, जैसा मैंने याद किया है। एंड ट्रिक अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो शेयर करो। एंड टेकन बाय, अब बात करते हैं कैसे इसको हम यूज करते हैं। ओपियाइड्स की बात करते हैं, दैट इज स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन से यूज किया जाता है। ओपियाइड दैट इज मार्फिन हो गया, हीरोइन हो गया। एंड इसको कैसे लिया जाता है? स्नॉटिंग मतलब नाक से सूंघ कर अथवा इस इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। कैनाबिनॉइड की बात करें तो इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, इसको हम मतलब कि सूंघते हैं और ओरल इंजेक्शन खा भी सकते हैं। कोका एल्केलॉइड की बात करें देन स्नॉट करके लिया जाता है, यानी कि उसको भी सूंघा जाता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की, कैसे काम करते हैं। ओपियाइड्स की बात करें देन मॉर्फिन इज सेडेटिव एंड पेन किलर। मॉर्फिन कैसा होता है? सेडेटिव एंड पेन किलर है। यूजुअली इन पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी, ऐसे पेशेंट जिनको सर्जरी हुई है उनमें ये यूज किया जाता है, यूजफुल होता है, क्योंकि ये सेडेटिव एंड पेन किलर है। हीरोइन की बात करें, हीरोइन इज डिप्रेजेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। हीरोइन जो है डिप्रेजेंट है और बॉडी फंक्शन को क्या कर देती है? स्लो कर देती है। कैनाबिनॉइड के मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें देन इंटरैक्ट विद रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन। कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर होते हैं ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, शोज इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इफेक्ट शो करते हैं ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। वहीं ओपियाइड की बात करें, इसके रिसेप्टर गट और ब्रेन दोनों में होते हैं। कोका एल्केलॉइड की बात करें, इंटरफेयर विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। कोका एल्केलॉइड कोकेन की बात करें तो ये इंटरफियर करता है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डोपामाइन। सोज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस। क्या दिखाता है? सोज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस। सीएनएस पे बहुत स्टिमुलेटिंग एक्शन दिखाता है। प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, मतलब बहुत आनंददायक और इंक्रीज एनर्जी का मतलब कि सेंस प्रोवाइड करता है कि भाई बहुत आराम में हूँ मैं और इंक्रीज एनर्जी मेरे पास बहुत भरी हुई है। दैट इज कोकेन, कोका एल्केलॉइड। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक खोल के बैठे होंगे, देन आप केमिकल स्ट्रक्चर आप मॉर्फिन देख सकते हैं। अच्छा, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर याद रखेंगे, इसमें एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 अल्कोहल ग्रुप जुड़े हुए हैं, रिंग में एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ओपियम पॉपी का प्लांट भी आप देख रहे हैं। उसके बाद कैनाबिनॉइड की बात करें देन स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल, इसमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। कैनाबिनॉइड में कौन सा? 2 फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है? फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। लीव्स ऑफ कैनाबिड सटाइवा आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में। उसके बाद बात करें कोका एल्केलॉइड की, देन एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन काज हैलुसिनेशन। ओपियाइड, कैनाबिनॉइड एंड कोकेन में कोकेन का अगर एक्सेसिव डोज लिया जाए देन वो हेलुसिनेशन करवाता है, मतलब जो चीज नहीं है वो भी आपको दिखाई देगी। अदर ड्रग्स की बात करें लाइक एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा, हेलुसिनोजन है। कौन? एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा हेलुसिनोजन है। बार्बिट्यूरेट, बेंजोडायजेपिन, एम्फेटामिन। क्या? बार्बिट्यूरेट, बेंजोडायजेपिन, एम्फेटामिन यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट कोप विथ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। बार्बिट्यूरेट, बेंजोडायजेपिन एंड एम्फेटामिन्स क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं टू हेल्प पेशेंट कोप विथ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। जिसको नींद नहीं आती है और डिप्रेस हो उसके लिए बार्बिट्यूरेट, बेंजोडायजेपिन, एम्फेटामिन ड्रग्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आप फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो कि हेलुसिनोजन होता है, एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा हेलुसिनोजन है। एंड कोका एल्केलॉइड का अगर एक्सेसिव डोज लेंगे तो वो भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी दिखाता है। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टोबैको यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर मोर देन 400 ईयर्स। 400 साल से पहले से जो है टोबैको यूज किया जा रहा है, ह्यूमन के द्वारा स्मोक किया जाता है, च्यूड चबाया जाता है, स्नब सूंघा भी जाता है। कंटेन्स
केमिकल सब्सटेंस निकोटीन, इसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस होता है? निकोटीन, जो कि एक एल्कलॉइड है। क्या है? एक एल्कलॉइड है। स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन, किसको स्टिमुलेट करता है? स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन, जो कि क्या है? ट्रिपल एफ हार्मोन फ्लाइट फ्राइट फाइट रिस्पॉन्स देने के लिए होते हैं। ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट रेट बढ़ा देते हैं, जिससे इंक्रीज एनर्जी हमें फील होती है। स्मोकिंग की बात करें, देन इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड। स्मोकिंग से क्या होता है? इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड, रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, काजेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द बॉडी। उसके बाद लीड्स टू इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग। क्या करता है? कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट। स्मोकिंग से सिर्फ लंग कैंसर नहीं होता है, कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, इन सब का कैंसर होता है स्मोकिंग से। एंड ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइजीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर तक हो सकते हैं। ये टेस्ट में बहुत बार पूछा जाता है। लीड्स टू इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग, स्मोकिंग से क्या होता है? कैंसर ऑफ लंग, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कैंसर ऑफ थ्रोट एंड इसमें और क्या हो सकता है? ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। अब बात करते हैं एडोलसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज की बात करें तो अभी तो आप 12 से 18 एज पार कर चुके हैं, बट तो मुझे लगता है 12 से 21 कर देना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं मानता हूँ कि आप लोग एडोलसेंस एज में ही हो। सो मोस्टली तो 18 साल के अंदर ही होंगे जो अच्छे बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनिशियल फेज में। सो बात करें एडोलसेंस की तो क्या है? बोथ पीरियड एंड प्रोसेस। एडोलसेंस एक पीरियड भी है, प्रोसेस भी है, ड्यूरिंग व्हिच अ चाइल्ड बिकम्स मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज हर एटीट्यूड्स एंड बिलीफ फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। और पीरियड बिटवीन 12 से 18 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज एडोलसेंस एज। एडिक्शन की बात करें, फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट। क्या है? फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with drug and alcohol. With repeated use of drug, the tolerance level of receptor present in our body increases. जब हम repeated use करते हैं ड्रग्स का, then tolerance level जो बॉडी में होता है वो रिसेप्टर इन आवर बॉडी इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि उसको और ज़्यादा ड्रग चाहिए, हर दूसरी बार, हर नेक्स्ट टाइम उसको और ज़्यादा ड्रग चाहिए, तब जाके वो तुम्हें वो रिस्पॉन्स देगा, उतना अच्छा फील कराएगा। डिपेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और अल्कोहल इज डिसकंटिन्यू। डिपेंडेंसी कब हो जाती है? टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम फेस करोगे इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग अथवा अल्कोहल डिसकंटिन्यू हो जाए, इसी को डिपेंडेंसी कहते हैं। विथड्रॉल सिंड्रोम लाइक एंग्जाइटी, सैकीनेस, नोजिया एंड स्वेटिंग, ये चार के चार क्या है? विथड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम है। लाइक क्या क्या? एंग्जाइटी, सैकीनेस, नोजिया एंड स्वेटिंग। इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की बात करें, मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस। इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट क्या है? मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस करोगे इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल। इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट मतलब तुरंत क्या होगा? तुरंत आप रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस दिखाओगे। वार्निंग साइन क्या है? ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर रही है, स्कूल नहीं जा रहे हो, आइसोलेशन में हो, डिप्रेशन में हो, फटीग हो, एग्रेसिव एंड रिवेलियस बिहेवियर हो रहा है आपका, दैट इज वार्निंग साइन है कि हाँ कहीं ना कहीं आप ड्रग से एडिक्ट हो सकते हो। Another misuse of drug is what some sport persons do used to enhance their performance. They misuse narcotic analgesics, anabolic steroids, diuretics and certain hormones. Okay? Another misuse of drug is what sport person do used to enhance their performance. They misuse narcotic analgesics, anabolic steroid, diuretic and certain hormones. जो कि दे मिसयूज नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन का मिसयूज करते हैं कुछ स्पोर्ट पर्सन। साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट क्या क्या है? मेल में क्या होता है? रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल, आपके टेस्टिकल छोटे हो जाएंगे, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट आपका हो जाएगा, प्रीमेच्योर बाल्डनेस, टकले हो जाओगे भाई, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी बड़ी हो जाएगी अगर आप एक मेल हो, दैट इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करने के ये नुकसान है। अगर आप फीमेल हो देन साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड मैस्कुलिनाइजेशन हो जाएगा आपका,
एंड एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस। अब बात करें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की, देन अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, सीकिंग हेल्प फ्रॉम parent and peers, seeking help from parent and peers, looking for danger sign and seeking professional and medical help. So ये था पूरा का पूरा चैप्टर, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड ड्रग्स वाले पार्ट से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिजीज वाले से पूछे जाते हैं एंड इम्यूनिटी वाले से पूछे जाते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, एक स्टोरी आपको बताऊं, ड्रग अल्कोहल अब्यूज चल रहा है तो पिछले साल जब मैं कोटा में था, देन क्या हुआ था कि वो बच्चे जो कभी घर के मतलब कि बढ़िया घर से हैं, पिताजी टीचर हैं, वो भी आके एक बार, मतलब ऐसा नहीं डेली कर रहे हैं, लेकिन हाँ शायद होली का दिन था क्या था, तो बच्चों ने अल्कोहल ट्राई किया था। सो मुझे भी बहुत ज़्यादा ऑफर मिला था कि थोड़ा सा मैं भी टेस्ट कर लूँ, लेकिन उसी समय मैंने ये चैप्टर पढ़ा था तो मैंने सोचा भाई कि अगर थोड़ा सा भी लूँगा तो ये आगे के लिए रास्ता खोल देता है कि हाँ आगे आप ड्रग्स यूज करो। सो मैंने साफ मना कर दिया। एंड आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कुछ भी हो, कितना भी एक्साइटमेंट हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन आप थोड़ा सा भी कहीं अगर इस्तेमाल करते हैं देन धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप उसको बुरा मानना बंद कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिवीजन सीरीज ये चलती रहेगी, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ रिवीजन सीरीज कैसी चल रही है, मतलब कि ठीक है कि नहीं, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। सो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।